हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आपको पता है कि हम फ्री आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं, जिनमें आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक भी है और एक कहो कि एक सेगमेंट भी है जिसमें हमारी कमांड जितनी अच्छी हो, उससे आप ये कह सकते हो कि हमेशा बोनस मार्क्स ही आपको मिलते हैं। कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, हो सकता है कि वो आप जनरली ना पढ़ते हो या फिर जिन पे कमांड आपकी इतनी अच्छी नहीं बन पाई हो। बट यस, अगर इसके स्टैटिक पोर्शन को भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी स्कोर रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ने का स्कोप बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 मार्कर है। आंसर देना है लगभग लगभग 150 वर्ड्स में। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट हम क्रॉस ना कर दे कहीं। ठीक है, तो द पॉइंट इज, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डिस्कस द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन मिनिएचर। ध्यान से देखना, हमें जो भी वर्ड्स हैं उनको हमें पिक कर लेना है। डिस्कस द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। हाउ डिड पेट्रोनेज अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज इन्फ्लुएंस देयर स्टाइलिस्टिक। पॉइंट है, एक तो मिनिएचर वाले पॉइंट को आपको फोकस में लेना है। मिनिएचर पेंटिंग्स होती क्या हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज के अंडर में इनको ज़्यादा प्रोग्रेस करने का मौका मिला, साथ में कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं जिनके अंडर में मिनिएचर पेंटिंग्स को ग्रो करने का मौका मिला। तो उन डायनेस्टीज का नाम लेकर के और वो फीचर्स भी आपको एनलिस्ट कर देने हैं कि हाँ भाई, इस डायनेस्टी के अंडर में ये काम हुआ। तो इसका एक सिंपल सा अप्रोच आप देखोगे ना, यहाँ से देख लो आप कि भाई सबसे पहली ब्रीफिंग कर दो, मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन क्या है, कब स्टार्ट हुई। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस कैसे ये हमारी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा फिर आपका इसका एस्पेक्ट हो गया कि कौन सी डायनेस्टी, किन वंशों के अंदर मिनिएचर पेंटिंग को ग्रो करने का मौका मिला। तो वो चीजें जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि पाल पीरियड जो था 7th सेंचुरी सी के आसपास में, उस टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग्स को ग्रो करने का बड़ा अच्छा मौका मिला था। उस और मिनिएचर पेंटिंग इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बाकी इसका इम्पैक्ट आपको कल्चर, रिलीजन और सोशल तीनों तरीके के एस्पेक्ट पे देखने को मिल जाएगा। अब बॉडी में आपको बताना है सिग्निफिकेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में आपको पॉइंटर्स में आंसर देने की कोशिश करनी है। जैसे कि एक तो मिनिएचर एक नैरेटिव ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि जो छोटी पेंट मतलब माइन्यूट लेवल पे पेंटिंग करके आप कुछ इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अकबर का जो रज्मनामा था वो बेसिकली महाभारता को डिपिक्ट करने वाली मिनिएचर थी। तो एक नरेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग का काम हो गया। तो ये एक अपने आप में कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा, सोशल डॉक्यूमेंटेशन। सामाजिक तौर तरीके क्या थे, हिली एरिया में किस तरीके से लोग रहते थे, क्या डे टू डे लाइफ का एक प्रोसेस हुआ करता था। पहाड़ी पेंटिंग्स हो गई, होली पेंटिंग्स, ये मिनिएचर, ये मोरलेस आपकी सोशल डे टू डे जो सोशल कंडक्ट था उससे रिलेटेड आइडिया दे रहा है। फिर आ जाओ फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रागमाला रागमाला पेंटिंग आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो भी आप राजपूती या राजपूताना पेंटिंग स्टाइल्स की बात करो तो रागमाला पे पेंटिंग्स आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो फिलोसॉफिकल आइडिया से रिलेटेड हो गया। फिर रिलीजियस सिंथेसिस, जैसे अकबर का हज्मनामा वो डिपिक्ट करता है इस्लामिक हीरोज विद इंडियन आर्किटेक्चरल एंड अटायर्स। ठीक है, तो ये आप रिलीजियस एस्पेक्ट में कैसे आपने मिनिएचर को कनेक्ट कर दिया रिलीजन के साथ में। इन वैल्यू सिस्टम के साथ में कल्चरल सिग्निफिकेंस को आप बता के आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें बता देना है कि किस डायनेस्टी का क्या असर रहा, किसकी पेट्रोनिज्म में मिनिएचर को प्रोग्रेस करने का मौका मिला। तो यहाँ पर मुगल्स के अंडर में क्या काम हुआ वो बता दो। जैसे कि जहांगीरी नेचुरलिज्म, जहांगीर के अंडर में जो भी पेंटिंग्स बनी उनमें आप देखोगे कि नेचर का कनेक्ट इजीली देखने को मिलता था, चाहे फिर वो साइबेरियन क्रेन हो या टर्की कॉक हो, है ना। इसी तरीके से शाहजहां के टाइम पर भी एलिगेंस ऐड हो गई। जैसे कि उन्होंने शाहजहां के टाइम पे कोर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स एक बार फिर से रिवाइव करती है। तो ये चीजें आपको बता देनी है कि मिनिएचर पेंटिंग में मुगल डायनेस्टिक पीरियड जो चल रहा था उस टाइम पर क्या
एक तरीके से अप्रोच दिखाई पड़ी, क्या चीजें ऐड हुई। ठीक है, फिर आ जाइए आप दूसरी स्कूल्स या दूसरी पेट्रोनेज या दूसरी जो सिस्टम थे उनकी बात करें, उनमें आप मेंशन कर सकते हैं रीजनल स्कूल एंड डायनेस्टिक पेट्रोनेज, जैसे कि राजस्थानी स्कूल जिसको राजपूती पेंटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वहां पर हीरोइक थीम्स, डिवोशनल सब्जेक्ट, लोकल कल्चरल ट्रेडिशन। इसके अलावा पहाड़ी ट्रेडिशन की बात करें तो कांगड़ा और बासोली वाला आपका एग्जाम्पल आ गया। फिर डेक्कनी सिंथेसिस की बात करें तो वहां पर जो मुगल पेंटिंग स्टाइल था उसके साथ में फॉरेन एलिमेंट्स को इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये फीचर बताते हुए आप एक और पेट्रोनेज का पॉइंट डिक्लेयर कर दोगे। फिर क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए पेट्रोनेज के बेसिस पे, मतलब जो भी डायनेस्टीज के अंडर में इनको प्रोग्रेस करने का मौका मिला, उनको क्या क्या चीजें एड ऑन करने का स्कोप दिखाई पड़ा। जैसे कि मटेरियल एक्सपेरिमेंटेशन, मुगल टाइम पे आपको इन पेंटिंग्स में कई मटेरियल जैसे कलर का यूज होना, है ना, किस तरीके से मिनरल कलर यूज किए गए, वो सारी चीजें। वर्कशॉप ट्रेडिशन, यहाँ से मिनिएचर वाला जो काम था वो एक बड़ा कारखाना बना दिया गया एक तरीके से, मानो कि पूरा एक डेडिकेटेड स्पेस जहां पर पेंटिंग से रिलेटेड काम ही होता था। जैसे कि बासवाना ने, बासवाना जैसे जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने अपने अंडर में एक पूरी स्कूल तैयार कर दी, ये आप बता सकते हैं। क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का पॉइंट बता सकते हैं कि भाई कैसे यूरोपियन इन्फ्लुएंस, जूस का इन्फ्लुएंस, वो सारा मिक्सअप करके और यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग पे काम किया गया। और फिर फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये ऐसा टाइम था या फिर ये ऐसी आर्ट है जिसको समय के साथ में अलग अलग डायनेस्टीज ने पेट्रोनेज दी है, तो उसके तहत ये अपने आप को डेवलप भी करती चली गई। और जो डिफरेंट हमारा आप कह सकते हो ओपनिंग थी, इंटरेक्शन था इंटरनेशनली डिफरेंट सोसाइटीज के साथ में, उनका भी हम एमलगमेशन या मिक्सअप करते चले गए। ये चीजें आप यहाँ पे बता के कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका पॉटरी से रिलेटेड। पॉटरी फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर्व्स एज एन crucial source of information about the social structure, number one. Number two, trade networks. Number three, cultural practices of the हड़प्पन civilization। यहां तक आपको ये पहले समझना होगा कि पॉटरीज का जो यूज हुआ उनको अगर हम स्टडी करें तो हमें पता पड़ता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर किस तरीके की सोसाइटी थी, है ना, सोशल स्ट्रक्चर, किस तरीके से ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड ओवर कनेक्शन थे या फिर लोकल कनेक्शन थे, और तीसरा आपको बताना है कैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे फॉलो होती थी। इन तीनों चीजों के लिए आपको ड्रॉ करना है क्या, कि भाई पॉटरी जो बर्तन थे वो कैसे काम में आते थे। तो ये आपको पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस चीज को डील करनी है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉटरी, सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉटरी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पॉटरी का क्या इंपॉर्टेंस था वो फिर बाद में बॉडी का एक और पार्ट बन जाएगा। ओवरऑल 10 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक आप कर लेंगे। अब आप वन बाय वन करके अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें देखो मेजर जो चीजें हैं वो सबसे पहले आपको डिमांड है, डिमांड आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको है नहीं। शुरुआत आप कर सकते हैं कि हड़प्पा फेज, कौन सा फेज, यहाँ पर देख सकते हो 2600 से 1900 बीसी के बीच में, उस टाइम पर व्हील मेड पॉटरीज का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। आप इंट्रो में ये चीजें डाल सकते हो और भी आप अपने हिसाब से उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर उस टाइम पर जो मटेरियल एविडेंस जो हमें मिले वो शो करते हैं कि उस टाइम पर अर्बन कल्चर था, समाज समाज में किस तरीके की एक्टिविटीज होती थी, पॉटरीज का डिफरेंट यूज क्या होता था, वो सारी चीजें आप यहाँ से एक तरीके से इंट्रो में यूज कर सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे बॉडी में। तो बॉडी में सबसे पहले क्या पॉइंट था अपना, सोशल स्ट्रक्चर। देखो आपको समाज के बारे में आइडिया लगेगा कि कैसे बर्तनों से भी हमें आइडिया लगता है कि कैसा समाज हुआ होगा, है ना। तो उसमें सबसे पहले है क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का पॉइंट आप डाल सकते हो। उसमें बता सकते हो कि भाई सेग्रीगेशन होता था आर्टिशियंस का, कंज्यूमर्स का, किस पर्पस के लिए आप यूज करोगे पॉटरी वो बता सकते हो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हो कि क्वालिटी और डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरिएबल आपको फीचर देखने को मिलते हैं पॉटरी में, है ना। कुछ पॉटरीज ऐसी हैं, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो स्टोरेज के लिए काम आते हैं, कुछ कुकिंग के लिए काम आते हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए काम आते हैं, वो बता सकते हो आप। इसके अलावा मॉर्टियोरी प्रैक्टिसेस, डेड बॉडीज के साथ में भी बहुत सारी पॉटरीज आपको देखने को मिली है, जहां पर एक इंडिविजुअल की डेड बॉडी मिली और उसके साथ में उसके ऑर्नामेंट या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो
तो सेरेमोनी जो क्रिमेशन का एक पूरा प्रोसेस था वो मोर और लेस देखने को मिला। तो ये तो सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आप उठा सकते हो। फिर ट्रेड, तो पॉटरीज का मिलना, ट्रेड का कैसे है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरीज हैं वो अलग अलग कोनों में अलग अलग एरियाज में मिलना है, इसका मतलब ट्रेड के थ्रू वो पॉटरीज एक जगह से दूसरी जगह गई है, वो पॉइंट आपको बताने हैं। तो जैसे क्ले पेट्रोग्राफी एंड केमिकल सिग्नेचर ये देखने को मिले हैं, ये जैसे लोथल की, ठीक है, धोलावीरा की, इन जो कि गुजरात से है, इनका लिंक देखने को मिला है हार्टलैंड एरिया से, मतलब दूर 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 दराज के एरिया में भी इनकी कनेक्टिविटी दिखाई पड़ी है। इसके अलावा सी फेयरिंग ट्रेड, इस सी के थ्रू जो ट्रेड होता था उसके चलते हड़प्पन पॉटरीज है ना, वो दिलमन और मेसोपोटामिया में मिली है, इसका मतलब वो ट्रेड के थ्रू पॉटरीज जाया करती थी, तो ट्रेड का एक लिंक आ गया इसके थ्रू पॉटरीज के बेसिस पे। इसके अलावा इनलैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक स्लिप स्टोरेज जार है वो आपको घाघरा हाकरा, ये घग्गर हाकरा रीजन इधर देखने को मिला है, इसका मतलब आप इंटरनली भी एक तरीके से ट्रेड में कनेक्टेड थे, राइट। एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि कहीं पर आपकी पॉटरी है एक तरीके की, आपने दूसरी जगह अपनी पॉटरी में कोई माल लोड किया और उसको दूसरी जगह दे दिया, दूसरी वाले को अपने से परचेज किया या एक्सचेंज किया, वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके ट्रेड के। फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस में बता दो कि कैसे पॉटरीज का डिफरेंट फंक्शनल यूज होता था, जैसे मैंने बताया स्टोरेज जार हो गया, कुकिंग वेसल हो गया, ड्रिंकिंग कप हो गया, तो आप इस तरीके से कल्चर कैसा संस्कृति चला करती थी वो पॉइंट फंक्शनल। दूसरा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कुछ पॉटरीज ऐसी मिली जहां पर आपको यूं लगेगा कि वहां रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पॉइंट था, जैसे कि ऑफरिंग स्टैंड्स एंड रिचुअल वेसल्स फ्रॉम कालीबंगा फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स मतलब कि वहां पर डेफिनेटली कुछ यज्ञ जैसी कोई एक तरीके से प्रैक्टिस हुआ करती थी और उससे रिलेटेड बर्तन मिले। इसी के अलावा स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन, कुछ पॉटरीज ऐसी हैं जिनपे कुछ ना कुछ रिटर्न था। वो बात अलग है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट को पढ़ना अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, राइट, बट पॉइंट इज कि उनपे लिखा हुआ कुछ मिला है, तो ये चीजें आप नोट करके फाइनली कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है जी। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन आज का हमारा रहा, यस, एनालाइज द symbolism and religious themes. Analyze the symbolism and religious themes depicted on the coins of the Gupta Empire. How did the iconography on these coins contribute to the spread of Hinduism and Buddhism? Point is कि गुप्त काल जो था, गुप्ता पीरियड, उस टाइम पर किस तरीके से सिंबोलिज्म और कॉइन्स का यूज किया जाता था डिफरेंट चीजों को डिपिक्ट करने में, शो करने में। एक तो ये हमें बता देना है। फिर हमें बताना है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के स्प्रेड में कैसे इन दोनों चीजों ने, दोनों का मतलब हो गया कि किस तरीके से सिंबलिज्म और ये जो कॉइन्स थे इनका यूज हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक्सपेंशन में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन चीजों को आपको ध्यान रखते हुए, वही बात है अगेन 10 मार्कर क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना था। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं हमारे पास में देखते हैं। देखो इसमें भी आपकी डिमांड्स हैं वो एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर कब थी उससे रिलेटेड बता दो, कैसे उन्होंने रिलीजियस आइडियाज पे काम किया, किस तरीके से गोल्डन एरा ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, थोड़ा वो आइडिया आप डाल सकते हो। फिर बॉडी में डाल सकते हो सबसे पहले इस सिंबलिज्म, किस तरीके से सिंबल्स का यूज किया गया था गुप्त रूलर्स के द्वारा डिफरेंट कॉइन्स और कुछ भी प्रोड्यूस करने में। तो देखो रॉयल अथॉरिटी को शो करने की कोशिश की गई कि जो भी कॉइन्स थे उन पे आप क्या नोटिस करते हो, जैसे अश्वमेधा यज्ञ कराया गया, तो ये अपने आप में शो करता है राजा की पावर को। इसके अलावा रीगल्स इंसाइनिया जैसे बो, बैटल एक्स, इसका मतलब एक पावर का सिंबलिज्म, ये शो करने की बात की थी। फिर माइथोलॉजिकल मोटिव्स, जैसे कि लाइन की इमेज भी मिली है तो वो दुर्गा को शो करता है, लोटस की इमेज मिली है तो वो प्योरिटी एंड डिविनिटी को शो करता है। तो ये चीजें शो हो गई कि भाई सिंबलिज्म जो है वो गुप्ता कॉइन्स के टाइम पे चलता था, एक मैसेज सिग्निफाई करना। जैसे आज हम डिफरेंट कॉइन्स पे अशोक स्तंभ को दिखा रहे हैं या फिर कहीं पर गेहूं की पत्तियां दिखा रहे हैं, गेहूं की दंगी दिखा रहे हैं,
तो वो भी तो एक सिंबलिज्म है, वही पॉइंट यहाँ पर हमें देखना था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। अब रिलीजियस थीम्स क्या थी वो पॉइंट आउट करनी है। डिवाइन फिगर्स जैसे कि दुर्गा, गरुड़ा, लक्ष्मी, इनकी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। सिंक्रेटिक मोटिव्स, भाई वैष्णवा हो, शक हो, बुद्धिस्ट हो, इनके एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते थे। पब्लिक रिचुअल्स के बारे में बता दो कि अश्वमेधा यज्ञ है वो करवाते हुए दिखाया गया है राजा को। इंक्लूसिविटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे गुप्त एम्पायर के रूलर्स, बट उन्होंने बुद्धिज्म को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी, प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ऐसे में आप इन चीजों को इंटीग्रेट करते हुए बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलीजियस। फिर आइकोनोग्राफी का कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो हिंदुइज्म के बता दो, फिर बुद्धिज्म के लिए। हिंदुइज्म के लिए कैसे, इन्होंने आइकन्स को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया, गरुड़ा, लक्ष्मी, दुर्गा, इनके लिए सिंबल्स यूज किए और इन आइकन्स को एक तरीके से अटैच कर दिया कॉइनेज के साथ में। साथ ही साथ लेजिटिमाइज कर दी रूलरशिप, कि किंग जो करेगा, यहां से किंग जो करेगा वो मोर और लेस एक्सेप्टेबल होगा। तो वो चीजें यहां पर एड ऑन करते चले गए ये लोग। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशनल टूल्स, कहीं पर वैष्णवाइट आइडिया को प्रमोट करने की बात की, कहीं पर वैदिक आइडियाज को प्रमोट करने की बात की। फिर आ जाओ कल्चरल एसिमिलेशन, संस्कृत के जो लेजेंड्स थे, ब्राह्मणिकल सिंबल्स थे, उनको ऐड करते चले गए। और इतना ही नहीं, संस्कृताइजेशन करने की कोशिश की डिफरेंट सिंबल्स एंड आइकॉन्स का। तो इस इन पॉइंटर्स को आप ऐड करके अपना आंसर दे सकते हो। फिर आइकोनोग्राफी का जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म के स्प्रेड में, उसमें बता दो कि रॉयल पेट्रोनेज, सीधी बात है, सिंबल्स कुछ ऐसे थे जो कि बुद्धिज्म को दिखाने वाले थे और उनको यूज किया गया, और वो चीजें फिर दूर दूर तक फैली ना। तो इससे आइडिया क्या लगा कि जो गुप्त रूलर है वो बेसिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धिज्म को। रिलीजियस टॉलरेंस, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों साथ में, हिंदुइज्म को खुद प्रमोट किया पर बुद्धिज्म के भी आड़े हाथ कभी नहीं किए। जैसे कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में इंटरेक्टिव पॉइंट, जैसे पिकॉक और लोटस के सिंबल यूज हुए, तो वो शो करते हैं कि भाई हिंदुइज्म में भी इंपॉर्टेंट है और बुद्धिज्म में भी इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करो, दूर दूर तक आप अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हुआ। इंटीग्रेशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का। फिर कंक्लूड कर सकते हो कि भाई गुप्ता कॉइन्स थे वो केवल और केवल रूलर की फेद को शो नहीं करते थे, बट साइमल्टेनियसली उसी साथ में कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट को भी शो करते हैं कि कैसे हमारे देश में अलग अलग धर्म फ्लॉरिश हुए और उनके बीच में एक जुड़ाव भी बना रहा। वो चीज कहते हुए आप अपनी तरफ से कंक्लूड कर सकते हो। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। While Gandhara art reflects the foreign aesthetic influence, Mathura and Amravati showcase native artistic, ठीक है, native artistic growth. Discuss the unique contribution of the Mathura and Amravati schools to Indian sculpture. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब पॉइंट इज कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में देना है। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो सब्सटेंशिएट कर रही है को कि भाई हमारे पास में स्कल्पचर की, आर्ट की 3 स्कूल्स देखी गई। एक हो गई गंधार स्कूल, एक मथुरा, एक अमरावती। तो गंधार वाली जो थी उस पर फॉरेन इन्फ्लुएंस था, बाकी दो है वो मोर और लेस प्योरली इंडियन आइडिया पे चली। तो ऐसे में मथुरा और अमरावती का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के खुद के स्कल्पचर डेवलपमेंट में, तो इन चीजों को आपको देख करके जो डिटेल में बताना है वो जाएगा आपका मथुरा और अमरावती का। बट यस, गंधार का आपको आइडिया देते हुए इंट्रोडक्शन लिखना है। अब देखो आप इसका डिमांड्स सिंपल स्ट्रेट है। देखो गंधार जो है उस पे ग्रेको रोमन रियलिज्म, वेस्टर्न आइकोनोग्राफी का पूरा इन्फ्लुएंस है। सिंपल है, ज्योग्राफी का असर है। गंधार आज के अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान यहाँ पर है, तो इधर से वेस्ट की तरफ से आने वाला जो इन्फ्लुएंस था वो वहां पर आया। वहीं दूसरी तरफ अगर मथुरा और अमरावती की बात करें तो ये नेटिव रही, हमारे लोकल आइडियाज पे इनको ज्यादा प्रोग्रेस करने का मौका मिला। अब बॉडी में आपको क्या बताना है, सबसे पहले मथुरा स्कूल के क्या यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि इंडिजिनस आइकोनोग्राफी है, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन है, यक्ष और यक्षिणी के फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या आप बातें बता सकते हैं मथुरा से रिलेटेड? इसके अलावा सेंसुअस एंड एनर्जेटिक फॉर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध
जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनका क्या अपीयरेंस दिखाया गया, क्या जेस्चर था, वो सारी चीजें, डेकोरेटिव हैलो और ऑर्नामेंटेशन, सिर के पीछे पूरा एक एनलाइटनमेंट का सिंबलिज्म, वो चीजें आप बता सकते हो। वो ही चीज आप रिपीट कर लो अमरावती के लिए। अमरावती से रिलेटेड अगेन नेटिव आर्ट रही, है ना, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं। ओके, इसके अलावा व्हाइट मार्बल और लाइमस्टोन का यहाँ पर यूज हुआ। बुद्धा का जो फिगर था वो स्लेंडर था, ग्रेसफुल फिगर यूज हुआ। कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन हुए, डिफरेंट स्पेसेस, दैट मींस कोई स्टोरी है, उस स्टोरी को शो करने की कोशिश की गई। जाटक कथाएं और ये जो होती हैं वो आपको अमरावती स्कूल में देखने को मिल जाएगा। सेक्युलर और रिलीजियस ब्लेंड, क्योंकि इसमें म्यूजिक और इनका भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल आ गया। फिर कंक्लूड कर दो कि भाई हमारे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, उनमें एक पर फॉरेन इंस्पिरेशन रही, तो 2 जो रही वो मोर और लेस नेटिव रही, और उनसे रिलेटेड हमने पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंस को हमें बतानी है इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल कस्टम्स, सोशल कस्टम्स को समझने में, साथ ही साथ एंड ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट तमिल सोसाइटी। आपको बताना है कि संगम लिटरेचर की क्या इंपॉर्टेंस है जब भी हम एंशियंट तमिल सोसाइटी के सोशल कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में हम जानना चाहें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। अब देखो, इसमें इवैल्यूएशन पूछा है, इसका मतलब कैसे यूज हो सकती है और क्या इसकी लिमिटेशन है। तो ऐसे में सबसे पहले संगम लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करो कि कब ये कंपोज हुई थी, राइट, किस टाइम पर और कौन कौन सी डायनेस्टीज के अंडर में, जैसे चेरा, चोला, पांड्या, इनके टाइम पर ये डेवलप हुई थी। अब इसकी सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर करना शुरू कर दो कि कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को, सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने में कैसे संगम लिटरेचर हेल्प करती है। इसमें आपको संगम लिटरेचर की बुक्स को जरूर मेंशन करना है। बुक्स में क्या चीजें कोट की हुई है, किससे रिलेटेड है, क्या वो समाज के बारे में एक रेप्लिका देती हैं, वो चीजें कोट करते हुए आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि संगम लिटरेचर से आपको सोशल हायरार्की का पता पड़ता है, राजा, नोबल, ठीक है, आर्टिस्टिक, जैसे कि इसमें तोलक का पीएम का एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, या कोई दूसरी आपके दिमाग में बुक आए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इंसाइट इनटू जेंडर रोल्स, क्या मेल और फीमेल का रोल हुआ करता था, इसके लिए अगेन नोटेबली अवैयार्स पोएम, इनके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, कि मेल फीमेल का क्या रोल था, किस तरीके से इश्यूज आते थे वो बता दो। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में बता दो, जैसे कि मुरुगन और विष्णु, इनके बारे में देखो तो आपको पट्टिना पल्लई में आपको देखने को मिल जाता है ना। इसके अलावा फैमिली और किनशिप के बारे में कि हाँ भाई किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर था, का आइडिया लगता है। डेली लाइफ और ऑक्यूपेशन, जैसे कि पट्टनापल्ली जो था, तो आर्टिस्ट एक तरीके से क्रिएशन थी, तो उससे आइडिया लगता है कि क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी, कैसी अर्बन लाइफ थी, क्या वहां पर इंडिविजुअल्स का रोल हुआ करता था। ये चीजें आप इसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हो विद एग्जाम्पल। अब साथ में पूछा था इवैल्यूएट, दैट मींस आपको लिमिटेशंस भी बतानी है कि क्या उसकी कमियां हैं। देखो, कमियों की बात करें तो यहां पर संगम लिटरेचर पे जब भी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो आइडियलाइजेशन एंड लिटरेरी बायस देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो किंग है, जिसकी पेट्रोनेज में वो लिटरेचर लिखा गया था, तो किंग को प्रमोट किया गया। साथ ही साथ आप बता सकते हो कि जो एक बायसनेस है वो दिखाई पड़ता है। लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल प्रिसीजन, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम लाइन का एक कमी देखने को मिलती है, जिससे हमें आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। फिर आप लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं कि एलिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया और जो कॉमन मैन था उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आप स्कोप, कंस्ट्रेंट एंड स्पेसिफिक रीजन्स, भाई सीधी बात है, ज्योग्राफी वाइज ज्यादा एरिया को इसने कवर नहीं किया, कवर किया तो कितने एरिया को किया, मेजरली ये वाला जो रीजन था। आप मैप पे ड्रॉ करके बता सकते हैं इस चीज को। डिपेंडेंसी और ओरल ट्रेडिशन, 19 सेंचुरी से पहले तक संगम लिटरेचर जो था वो मोरलेस श्रुतियों पे चल रहा था। अब श्रुति क्या होती है, आपने सुना अपने गुरु से, आपने कन्वे कर दिया अपने शिष्य को, पर वो तो मैनिपुलेट भी तो हो सकती है, तो ये लिमिटेशंस थी। फिर बाद में इसी चीज को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए आप नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मुगल आर्किटेक्चर मार्क्स द जेनिथ,
marks the zenith of Indo-Islamic tradition in India. Discuss the key features. Discuss the key features of Mughal architecture and evaluate how it differed from the architecture of the Delhi Sultanate. सबसे पहले तो हमें देखो मुगल पीरियड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उनको थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हुए इंट्रो बताने की जरूरत है ना, कि भाई एक्चुअल में अगर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात आए, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कभी हुआ वो मुगल पीरियड के टाइम पे हुआ। ये चीज हमें पहले बतानी है। क्या हुआ वो हम फिर विद द डिटेल आगे बॉडी में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर आपको बताने हैं क्या फीचर्स हैं मुगल आर्किटेक्चर के, और फिर हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल काम हुआ था उससे कैसे मुगल आर्किटेक्चर का काम डिफरेंट था। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे ना, तो ओवरऑल 250 वर्ड्स में आपको 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो जाएगा। देखो इसमें कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसकी बात करें तो ये कब किस तरीके से इवॉल्व हुई डिफरेंट फेजेस में, इसका डेवलपमेंट की पीक देखें तो 16 टू 18 सेंचुरी, दैट मीन ड्यूरिंग मुगल पीरियड उस टाइम पर। और मुगल्स ने भी जो डेवलपमेंट किया था इंडियन आर्किटेक्चर में, उनमें पर्शियन, टेमुराइड और इंडिजीनस तीनों एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया। तीनों को आप मेंशन करो। अब आप आ जाओ की एलिमेंट्स पे कि भाई मुगल आर्किटेक्चर में क्या की चीज एलिमेंट्स थे। यूज ऑफ डबल डोम एंड लार्ज आर्क्स, जैसे कि हुमायूंस टूम्ब। आ जाइयो फिर चार बाग गार्डन लेआउट, जो कि आपको ताजमहल में आराम से देखने को मिलेगा। फिर सिमेट्री एंड सेंट्रल एक्सिस, कैसे चीजों को बैलेंस करके बनाने की कोशिश की, ठीक है। एक बिल्कुल जैसे मान लो ये दरवाजा है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में इधर की तरफ देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, यूं लगेगा कि इसका रिफ्लेक्शन ही है। तो सिमेट्री एंड सेंट्रल एक्सिस का आइडिया इन लोगों ने यूज किया अपनी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में। जैसे फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वो देखा जा सकता है। यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल, ये यूज हुआ जैसे ताजमहल में हुआ ही है। पिट्राड्यूरा और फ्लोरल इनले, आप जाओ कोई भी मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी मॉन्यूमेंट है वहां स्टडी करोगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि फ्लोरल आर्ट बहुत ज्यादा यूज हुई है। तो वो मोर और लेस मुगल्स के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। रिलीजियस और सेक्युलर इंटीग्रेशन, ठीक है, वहां पर आप देखोगे जामा मस्जिद जैसी डेवलपमेंट हुई और कुछ ऐसी जगह भी हुई जहां पर जनरली हर कोई गैदर हो सकते थे। गेटवे मॉन्यूमेंटलिटी, ये आप बता सकते हो, जैसे फतेहपुर सिकरी वाला बुलंद दरवाजा अगेन। ये हो गए की फीचर्स। फिर आ जाओ आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्किटेक्चर दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप पॉइंटर्स लो सीधा कि मटेरियल और फिनिशिंग में बहुत डिफरेंस है। दिल्ली सल्तनत ने यूज किया रबल मेसनरी को, वहीं पर मुगल्स ने यूज किया रेड सैंडस्टोन मार्बल। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन, जैसे कुतुब मीनार का ताजमहल का कंपैरिजन कर लो आप। फिर आ जाओ स्केल एंड प्रोपोर्शन, किस लेवल तक आप गए, किस तरीके के एनहांसमेंट्स आपने किए, वो चीजें यहां पर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जामी मस्जिद जो अजमेर में बनी है वो और शाहजहां का दीवाने खास बना है वो, उसको कंपेयर करें तो ये चीज क्लियर होती है। फिर आ जाओ आप डेकोरेटिव टेक्निक्स में, जैसा कि हमने देखा पिट्राडूरा, स्टोको, फ्लोरल ऑर्नामेंटेशन ये यूज किया मुगल्स ने, बट वहीं पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अरेबिस्क्यू, कैलीग्राफी, जाली वर्क ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में आप ये कंपैरिजन दे सकते हो। इन्फ्लुएंस, अगर हम सल्तनत आर्किटेक्चर की बात करें तो अफगान और पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, है ना। वहीं पर मुगल्स ने हिंदू, टेमुराइड और इंडिजीनस जो इंडियन स्टाइल थी उनको सबको इंटीग्रेट किया। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो, फंक्शनल डाइवर्सिटी बता सकते हो कि सल्तनत पीरियड की जो बिल्डिंग्स थी वो ज्यादातर फोकस कर दी थी रिलीजन पे और डिफेंसिव फंक्शंस पे। वहीं पर मुगल आर्किटेक्चर का यूज जैसे कि गार्डन, मुसोलमियन, ठीक है, लेजर प्लेसेस, तो इनका यूज डिफरेंट एस्पेक्ट में हुआ करता था, ठीक है। तो वो आप कोट करके बता सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया। इंजीनियरिंग टेक्निक को लेकर के आप आंसर दे सकते हैं। तो पॉइंट इज कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बता दीजिए और फिर बाद में कंक्लूड कर दो कि भाई वाकई में इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर की बात करें तो पीक मुगल्स के टाइम पे हुआ, बट वहीं पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी बड़े अच्छे काम हुए। और ये अपने आप में इंडिया की एक कहते हैं ना कि ग्रांडियोर को शो करते हैं कि वाकई में हमने आर्किटेक्चरल अप्रोच कैसे इवॉल्व होते हुए देखी है। वो चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर।
preservation of Indian architecture is key to sustaining India's cultural identity. Sustaining India's cultural identity. What are the main challenges? What are the main challenges in preserving India's cultural and artistic heritage? Suggest suitable solution. देखो पॉइंट क्या है, पहला फिगर तो यहां से यहां तक आ रहा है कि इंडियन आर्किटेक्चर को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो ये मान के चलो कि ये इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करती है। पहला पॉइंट, कैसे करती है आप बताओ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इस तरीके से आर्किटेक्चरल ये एक कहता ना कि इनकी लेजेंड्स चलते हैं, तो इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हमारी कल्चर को भी प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनकी प्रोटेक्शन को लेकर के वो बताना, और तीसरा चैलेंजेस का पता पड़ गया तो सॉल्यूशन पे भी आप चले जाइए, और वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो द पॉइंट इज कि तीन एस्पेक्ट है। सबसे पहले अगेन बता दो कि लाल किला हो या कोणार्क का मंदिर हो, सन टेम्पल, इनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है कल्चरल एस्पेक्ट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है चैलेंजेस को कि कैसे हम इंडियन कल्चर और आर्टिस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे एक तो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा लैक ऑफ फंड्स, तीसरा अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रेशर। साथ में एग्जांपल देते जाइए कि पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की व्हाइटनेस है वो खत्म हो रही है ना। आप देख सकते हो फंड्स की कमी की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहा है। फिर आ जाओ स्किल कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स की कमी है। तो जिस तरीके की हमारे पास में ये जो एस्पेक्ट, ये जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी कंजर्वेशन के लिए जिस तरीके की स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो चीज नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी हमारे आस मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके आसपास में इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण हो रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में हमें देखो इसके लिए इम्प्रोवाइज करने में काम करना होगा। जैसे कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहली चीज तो फंडिंग एलोकेशन प्रॉपर्ली होने लग जाए, पब्लिक अवेयरनेस करो, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट हो, लोगों को स्किल दे करके और उनको एम्प्लॉयबल बनाओ, ये भी एक अपने आप में जॉब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सूटेबल सॉल्यूशंस में वही चीजें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। फंडिंग दे दो, अवेयरनेस दे सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है, 3D प्रिंटिंग को हम यूज कर सकते हैं, नई मैन पावर यूज कर सकते बना सकते हैं। फिर कंक्लूड कर दो फाइनली कि भाई हेरिटेज स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास्ट को अपने साथ संजोए हुए हैं, ऐसे में उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेशन था जिसमें हमारे पास में टोटल 7 क्वेश्चन, और उन 7 क्वेश्चन को कैसे आप एक तरीके से अप्रोच कर सकते हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो हमने जाना। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।